My name is Meenakshi Arya and I have secured All India rank 444 in this year's Civil Services examination. And I'll start with a brief background of mine. Uh, Talking about my academics, I have done my schooling from GNV Nainital. I'm a Navodhian. And thereafter, I have pursued my BTech in Computer Science and Engineering from NIT Uttarakhand. Thereafter, I have also worked for a year in Capgemini, India, Chennai. My job location was Chennai, and I have worked there for a year. Uh, I think it's time to go now. Good evening, all of you. Good evening. I can't say the names because so many people are saying good evening. Okay, so give a thumbs up if you want me to start with the journey process and all. Thank you so much for your wishes. Okay, so I would like to first of all thank UPSC Time India for giving me this opportunity and platform to interact with you and answer your queries and coming here live with you. So that's an honor for me also. So I'll start. They have given me a set of questions and I have to address them first. So I'll come to your questions and queries at the end of the session. So the first question is my UPSC journey. I have briefly mentioned about my background also. So what I had done is in 2018 I left my job towards the end of the 2018. So I had enough time to prepare for 2020. So I came towards the end of 2018 in September, and I did not even have any idea कि मुझे क्या करना है. प्राइवेट सेक्टर छोड़ के आई थी तो गवर्नमेंट सर्विसेज में आई डिड नॉट इवन हैव आइडिया कि किस सेक्टर में जाना है. सो आई फर्स्ट थॉट ऑफ गोइंग फॉर SSC CGL. तो उसके लिए भी मुझे बेसिक आई रियलाइज्ड कि मुझे हर किसी में GS की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो मुझे बेसिक कवर करना ही पड़ेगा. जब मैंने GS पढ़ना स्टार्ट किया देन आई रियलाइज्ड कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते रहते थे कि UPSC की प्रिपरेशन करना है एंड ऑल. तो उस समय लगा कि हाँ शायद मुझे GS पर इंटरेस्ट आ रहा है. तो फिर मैंने थोड़ा बहुत GS का सिलेबस स्टार्ट किया पढ़ना. उस टाइम पे UPSC के सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था और धीरे धीरे मैंने फिर हिस्ट्री से स्टार्ट किया एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. और फिर 2019 जून में आई थॉट ऑफ आई मेड माई माइंड एंड आई एम अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. एंड देन जून में मैंने GS की स्टडीज़ के लिए कुछ ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ किया. कोचिंग नहीं ली बट ऑप्शनल के लिए मेरा ऑप्शनल जोग्राफी था तो उसके लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट करी एंड आई गेव माई अटेम्प्ट इन 2020 एंड आई अपीयर्ड इन इंटरव्यू इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट इटसेल्फ. और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू में के बाद मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट वाज इन 2021. और उस टाइम पर टू गिव मी अ मेजर सेटबैक मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ. सो आई वांट टू आस्क यू इफ एवरीबडी इज am I audible to everybody? Please write yes on the comment box. There is no issue of voice, right? Okay, thank you Nikhil. So सो सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैंने दिया तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ और उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैंने अपना मोटिवेशन लूज़ कर दिया था. तो फिर क्या हुआ, जब मैंने अपना मोटिवेशन लूज़ किया तो इस टाइम मैंने सोच लिया था कि आई एम गोना गिव वन मोर अटैम्प्ट और उसके बाद फिर मेरा UPSC ख़त्म हो जाएगा. और जब मैंने अपना ये वाला अटैम्प्ट दिया 2022 वाला आई डिड माई बेस्ट जितना हो सकता था प्रीलिम्स तक. लेकिन ट्रस्ट मी इंटरव्यू जाते जाते वो प्रोसेस इतना नीचे आ गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरी स्ट्रेंथ सब कुछ मेरा स्टैमिना सब खत्म होने लगा था. बट लकीली आई गॉट रैंक इन दिस अटेम्प्ट itself. So let's start with the strategy and all. So I'll start with all the GS subjects first. तो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट जब मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया था तो उस टाइम पे मेरा GS का स्कोर था 334 और इस बार मेरा 422 स्कोर आया GS में. मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है मेरे GS के स्कोर में उसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे GS1 की स्ट्रैटेजी से अगर हम बात करें तो GS1 के जो मेजर सेक्शंस हैं दैट इंक्लूड्स हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड देन जोग्राफी. तो अब जोग्राफी मेरा
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो ज्योग्राफी मेरा अपना ऑप्शनल रहा था, तो मुझे उतना ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं थी GS1 के लिए। बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर कि जो ज्योग्राफी है ना, उसके ऑप्शनल होने की वजह से मुझे GS1 में या फिर किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट GS1 हिस्ट्री के, देखिए आई ब्रीफ माई बुक लिस्ट ऑल्सो हियर विद द स्ट्रैटेजी। तो जैसे GS1 था, तो उसमें अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने मेरे पास कुछ विजन IAS की वीडियोस थी जो विच आर अवेलेबल इन टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हुआ कि जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स वहाँ से बनाए, मैंने उनके वीडियोस, और उसके बाद मैंने उनके अपने नोट्स बनाए एंशिएंट हिस्ट्री के, और उसके बाद मैंने कुछ कुछ बुक्स रेफ़र करी थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बुक्स का कोई आइडिया नहीं था, तो आई रेड रोमिला थापर हिस्ट्री के लिए, बट मुझे लगता है इतना यूज़फुल नहीं है, वो बहुत ही छोटा सा कंटेंट उसमें बहुत अगर आपको बहुत बेस से स्टार्ट करना है तो इट इज़ हेल्पफुल देन। अदरवाइज़ मेरे नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट थे। देन फिर आर्ट एंड कल्चर में अगेन आई यूज्ड विजन IAS का वीडियो, वो आई कैन शेयर द लिंक ऑल्सो लेटर ऑन, कि विजन में जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम वीडियोस पढ़ी है उसको आप देख सकते हैं। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए द वन एंड ओनली जो आई थिंक बहुत लोग रेफ़र करते हैं वो है स्पेक्ट्रम। इसके अलावा मैंने एक बिपिन चंद्रा भी पढ़ी थी, बट वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ताकि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का एक जिस्ट मिल सके। उससे मैंने कुछ भी एज सच लर्न नहीं किया या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया, बट हाँ, मैं आई थी तो मैंने बिपिन चंद्रा, और कुछ क्लियर नहीं था माइंड में तो मैंने बिपिन चंद्रा भी स्टार्ट कर दी। एंड देन उसके बाद आई कम टू मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री के लिए आपको बताइए कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स स्किप द पार्ट, बट उसके लिए भी मैंने, आप मार्केट से किसी भी नोट का सहारा ले लो, उनको आप अच्छे से पढ़ लो, और इतना ज़्यादा कंटेंट आता नहीं है। मिडीवल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो उसका आप आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट देख सकते हैं। एंड सेकंड, जो प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास्ट ईयर से हो जाएंगे। एंड देन करी नहीं है, बट मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट। आप देखो, जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने PYQs जो है ना UPSC के, यू आर एबल टू सॉल्व देम। अगर वो काम आपका हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक है जो बेस्ट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। जो बुक आप फॉलो कर रहे हो उसको बहुत ही रिलीजियसली पढ़ो, और उसको बहुत ही डिलीजेंट वे में उसका जितना भी कंटेंट लिखा है उसको याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी बुक अच्छी है। मेडिवल के लिए ये हो गया। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई बेसिकली स्किप्ड इट, और लकीली इन ऑल माई 3 अटेम्प्ट्स आई नेवर गॉट अ क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। बट अगर आप चाहते हैं तो मैंने एक श्रेयांश कुमार सर हैं, रैंक 4 था उनका, तो उनको मैंने उनके कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स थे, उनका प्रिंट आउट ले लिया था। आई वेंट थ्रू देम वंस, लेकिन मैंने ऐसा कुछ याद नहीं किया था उसमें। हाँ, इस बार एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, बट दैट वाज मैनेजेबल। वो इतना कुछ बहुत ज़्यादा बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए था उसके लिए, बट जिसको ऑब्वियसली ही वुड हैव, और ही और शी वुड हैव एन एज। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs यूज़ करी थी फ्रॉम 6th to 12th। इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड बुक्स फ्रॉम 6th to 8th, ये भी क्वेश्चन रहता है। समवन इज आस्किंग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैम सोनाली बंसल कैसी है। आई डोंट इवन हैव एनी आइडिया कि ये सब क्या है। एज आई सेड कि अगर आपको किसी का समझ आता है, देखो कोई भी बुक या फिर कोई एक रेफरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट पे कि उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मैच कर रही है। तो अगर आपको सोनाली बंसल के वीडियोस पसंद हैं या फिर उनका जो भी कंटेंट रहता है वो पसंद है, तो फिर वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप ये कर सकते हैं। समवन इज आस्किंग PYQ एंड सिलेबस फॉर UPSC, आई कम टू इट लेटर ऑन। तो अभी मैं बुक लिस्ट की बात कर रही थी, तो ज्योग्राफी का NCERTs कर सकते हैं, और फिर मेरा ऑप्शनल था तो आई टुक सम ऑफ द हेल्प फ्रॉम माई रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। अदरवाइज फ्यू पीपल से कि GC Leong इज ऑल्सो गुड, बट आई थिंक NCERT शुड बी फाइन फॉर पीपल हु आर अपीयरिंग ओनली फॉर GS एंड नॉट फॉर ऑप्शनल। तो ये GS1 के लिए हो गया। एंड सोसाइटी, मुझे लगता है सोसाइटी के लिए स्मृति शाह मैम फ्रॉम विजन IAS इज़ द बेस्ट सोर्स, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स प्रोवाइड करती हैं, और उनका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है, उनके जो कीवर्ड्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, एग्जांपल्स हैं, वो बहुत अच्छा है। तो फिर आप मेरे ख्याल से स्मृति शाह मैम के नोट्स मिलते हैं विजन IAS के, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम पे भी अवेलेबल आ गया। एंड देन अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसका GS2 की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए जो वन एंड ओनली द मोस्ट फेमस बुक लक्ष्मीकांत, उसको आप बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए, अच्छे से कीजिए।
गवर्नेंस एंड वो वाला पार्ट के लिए मैंने थोड़ा बहुत ये मैंने थोड़ा-सा ऑनलाइन किया था गवर्नेंस में, जैसे एनजीओज़ और सिविल सोसाइटीज़ आ जाती है। तो मैंने क्या किया, जो सिलेबस है उनको अपने पास रख के उनकी एक-एक टाइटल्स जो थे वो पढ़े थे, और फिर उसके बाद मैंने उनको सर्च किया एज़ इट इज़ गूगल पे, और फिर मुझे उससे कुछ-कुछ रेफ़रेंसेस मिल के मैंने थोड़े बहुत उनके नोट्स बनाए। देखो, गवर्नेंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो जितनी भी एसएचजीज़ हैं या फिर जितनी भी एनजीओज़ हैं, इनके जो जो काम है ना, उसके लिए आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आजकल किस एसएचजी ने, जैसे कुदुमश्री था, वो कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था, तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आ गया था उस टाइम पे। तो ऐसे सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। समवन इज़ आस्किंग कोचिंग अफोर्ड नहीं है तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर मेंस। तो वैसे आपको अगर मेंस के लिए नोट्स बनाने हैं, तो देखो, मैं भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड क्या, मैं लेना नहीं पसंद किया मैंने, जैसे मैंने ऑप्शनल के लिए लिया। आई कुड हैव टेकन कोचिंग, बट मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। एनी वन फ्रॉम एनी वेयर कैन प्रिपेयर विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम कोचिंग, बट गाइडेंस इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ द पार्ट। तो के लिए आप कैसे करो, प्रिपेयर नोट्स करने हैं अगर आपको, तो आप उसके लिए बेस्ट सोर्स आपके लिए है कि आप सिलेबस उठाओ, और सिलेबस का जितना भी एक एक टॉपिक है ना, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास नोट्स किसी वीडियो से अवेलेबल है या फिर टेलीग्राम के किसी उससे, या फिर मार्केट में ये बहुत ही मतलब 100 रुपये के तक नोट्स मिल जाते हैं आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल रहता है। तो इनसे आप नोट्स बनाइए और टॉपिक वाइज लीजिए। देखो, कोई भी टॉपिक होगा अगर यूपीएससी में, तो उसमें कुछ 4-5 एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ 4-5 डायमेंशंस होंगी। फॉर एग्जांपल, हम लेते हैं सिविल सोसाइटीज़ का टॉपिक, ठीक है? तो उसमें आपको नोट्स कैसे बनाना है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पीवाईक्यू पकड़िए। अगर आपको पीवाईक्यू के आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें भी यू विल रियलाइज़ कि कुछ ही डायमेंशन है जिस पे यूपीएससी बात करता है। जैसे व्हाट इज़ अ सिविल सोसाइटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सिविल सोसाइटी, फिर उसके बाद व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट सिविल सोसाइटीज़, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़ इन प्रमोटिंग पीसफुल एनवायरनमेंट और प्रोवाइडिंग जस्टिस इन द सोसाइटी। तो ये कुछ बात हो सकती है। उसके बाद व्हाट आर दी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, और उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं, और उसके बाद हाउ टू एड्रेस देम। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इट विल बिकम टफ फॉर एवरीबडी। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स यही है कि आप पीवाईक्यू उठाइए और इन 6-7 डायमेंशंस पे काम करो। अगर आपने ये 6-7 डायमेंशंस पे काम कर लिया, तो आप यूपीएससी के मेंस के कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इससे बड़ा क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ गया, तो दैट्स गोना बी वेरी टफ फॉर ईच एंड एवरीबडी। कोई 1-2 होंगे जिसको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा उस पर, अदरवाइज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई और किसी को और बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगा या फिर ऐसा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सीसेट के लिए आई विल कम टू इट लेटर ऑन। तो हाँ, वी वर टॉकिंग ऑफ GS2, तो गवर्नेंस का ये हो गया था। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दिस टाइम माई स्कोर इन GS2 वॉज 91 in 2021, एंड दिस टाइम आई स्कोर्ड 114, एंड GS2 इज़ वेरी ईजी टू स्कोर। उसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ये कुछ टॉपिक्स पे ही आपको ध्यान देना है, और उसमें क्या करना है ना आपको कि कीवर्ड्स रखिए अपने पास। बहुत ही सिंपल कीवर्ड्स हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिक टर्म्स यूज़ करो। जैसे कि अगर आपको इंडियन ओशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप ब्लू डिप्लोमेसी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में चेक बुक डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये सब टर्म्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके आंसर को बहुत ज़्यादा एनरिच कर देते हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं GS2 की बात करूँ, तो उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें, जैसे आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का क्या है किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, इफ़ देयर इज़ एनी, तो आप उनको मेंशन कर लीजिए। और उसके बाद इसमें बहुत सारी कमिटीज़ आती हैं, GS2 और GS3 इकोनॉमिक्स में, दोनों में यही आपको एक बहुत अच्छा मिलेगा कि इसमें बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं। आई थिंक उनके नाम भी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसे आपको अगर आप सर्च भी करोगे ना, तो यू विल फाइंड सम नोट्स जिसमें एक ही साथ बहुत सारी कमिटीज़ के नाम दिए हैं, और वो किस रिगार्ड में, किस पर्पस के लिए बनी थी, और उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी। तो ये कमिटीज़ के नाम, कीवर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं फ्रॉम लक्ष्मीकांत इटसेल्फ और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़,
ये सब आपके आंसर को बहुत ज़्यादा एनरिच करते हैं और ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ही अच्छा एज प्रोवाइड करेंगे GS2 में। तो ये सारा काम आप GS2 में कर सकते हैं। GS3 के लिए विच इज़ बिकम वेरी डाइसी दीस ईयर्स, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेडिकल साइंस के आ रहे हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू टैकल सच पेपर एट द एग्ज़ाम हॉल। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, इकोनॉमिक्स तो आपका एक पार्ट रहेगा, तो इकोनॉमी जो है उसको एटलीस्ट आप अच्छे से हैंडल कीजिए। इकोनॉमी के लिए मैंने विजन IAS के अगेन मैंने नोट्स यूज़ किए थे, उनके कुछ मेरे पास लेक्चर्स पढ़े थे, तो मैंने उनसे देखा, तो वो नोट्स बहुत ही सफिशिएंट थे मेरे लिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर माई नोट्स। probably I'll make my telegram channel और you can follow me at Arya Meenakshi 5, ये मेरा Instagram चैनल है। आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो शेयर माई नोट्स ऑल्सो, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के मुझे लगता है कि वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट थे। CSET के लिए प्लीज़ अजीत डोभाल जी प्लीज़ वेट, विल डिस्कस CSET लेटर ऑन। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि इकोनॉमी के मैं नोट्स शेयर कर दूँगी। और इकोनॉमी में क्या करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं तो आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छा एज मिलेगा, क्योंकि उसमें जो होता है ना क्वेश्चंस वो वैसे ही सॉल्व होते हैं, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस, उसके जो टर्म्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स में कुछ भी आप बाय हार्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी उसमें रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ समझना है, वो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में होता है इकोनॉमिक्स बजट, या फिर उसके जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ग्रोथ रेट क्या है, GDP क्या है, अगर फॉल कर रही है तो क्यों कर रही है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड ऑन इकोनॉमी, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स क्या हैं। ये सब डेटा अगर आप कलेक्ट कर लेंगे ना, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से प्रोवाइड करेंगे कि ये सारे ये तुम्हारे ना स्टेटमेंट को एक अच्छे से बैक कर लेता है कि आप जो बोल रहे हैं यू हैव सम बैकिंग, कि आपने ये सब प्रोवाइड कर दिया है। तो इकोनॉमिक्स पे ये कर दीजिए। और उसके अलावा देखो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का पोर्शन इसमें आता है मेंस के उसमें, तो इसके आप पर्टिकुलर जैसे सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उसको आप डायरेक्टली गूगल सर्च करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ लिंक्स आ जाएंगे, जैसे कि बायजूस के रहते हैं या फिर दृष्टि IAS के रहते हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छे वे में, देखो ये आपका काम बहुत ईजी कर लेते हैं, इस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग का बेस्ट एग्जाम्पल ही ये, बेस्ट लर्निंग ही ये है कि वो आपके लिए काम ईजी कर देते हैं। सेल्फ स्टडी आपके हाथ में है सिर्फ। देखो इकोनॉमी के सोर्स मैंने आपको बता दी कि आई फॉलोड एक नोट्स थे विजन IAS के, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थे। उसमें मुझे लगता है आई थिंक NCERTs का भी रोल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, या फिर दैट डिपेंड्स कि आप कैसे करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो शेयर माई नोट्स, एज आई सेड यू कैन टेक्स्ट मी ऑन Instagram। तो ये रहता है। फिर इकोनॉमी के सोर्सेज में कुछ लोग कुछ बुक्स पे रिफ़र करते हैं, रमेश करके है शायद कोई, तो मुझे नहीं पता, मैंने एक बार वो बुक देखी थी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगी, तो आई नेवर फॉलोड इट। तो पर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स एक अंडरस्टैंडिंग बनाने वाला टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आप देख सकें कि GDP क्या होता है, NNP क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स, और पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सब में डिफरेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप किसी वीडियो से भी देख सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। फिर उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। उसके लिए मुझे लगता है करंट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन्स उठा लीजिए, जैसे कि PT 365 या मेंस 365 का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक आपके लक की बात है। जैसे कि इस बार कुछ क्वेश्चन आए थे वैक्सीन्स के ऊपर, तो वो मैंने लकीली एक रात पहले ही पढ़ा हुआ था, तो आई वॉज एबल टू एड्रेस दैट आंसर वेल एंड आई गॉट डिसेंट स्कोर इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस बार स्केलिंग की वजह से सबका स्कोर डाउन हुआ है। तो फिर वो आपको देखना है कि आप कितने अच्छे से उन करंट अफेयर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है दैट्स गोना बी टफ फॉर एवरीबॉडी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है इंटरनल सिक्योरिटी। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का देखेंगे तो वो तो टॉपिक्स आपको बहुत ही डायरेक्ट, मैंने अपनी प्रिपरेशन में ऑनलाइन सोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हर चीज़ में मेरे पास शायद बुक्स कम होंगी और मैंने गूगल ज़्यादा किया हुआ है। एंड ये टाइम वेस्ट नहीं करता है, अगर आप एज इट इज़ टॉपिक डाल देते हैं सिलेबस में से उठा के, तो आपको डायरेक्ट लिंक्स मिल जाते हैं, तो आप उसमें से आराम से आप
उसको पढ़िए, अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाइए, ऑनलाइन बनाते हैं, ऑफलाइन बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, एंड कीप एडिंग कंटेंट टू इट। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उससे वो आपका बहुत अच्छा ऑटोमेटिकली आता रहेगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या क्या सोर्स दिमाग में रखना है या फिर कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आई थिंक इसके अलावा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट बचता है GS3 में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तो यू नीड टू, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप पढ़ लीजिए ना। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कुछ ही एस्पेक्ट्स हो सकते हैं या डायमेंशंस हो सकते हैं। आई कम टू न्यूज़पेपर ऑल्सो। उसमें क्या है हो सकता है, देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कि डिज़ास्टर आने से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द डिज़ास्टर, आफ्टर द डिज़ास्टर, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट और व्हाट आर द इनिशिएटिव्स एट ग्लोबल लेवल, या फिर कुछ केस स्टडीज़ जो बेस्ट स्टडीज़ हैं, जैसे कि एम्फीबियन हाउसेस थे नीदरलैंड्स के, वो फ्लड्स के रिगार्डिंग थे। फिर उसके बाद स्पॉन्ज सिटीज़ थी फ्लैश फ्लड्स के लिए, विच वर मेड इन चाइना। तो ये कुछ इनके आप जैसे केस स्टडीज़ उठाइए और फिर देखिए कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी डिज़ास्टर में। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं या फिर कौन कौन सी बॉडीज़ इस पे काम करती हैं, जैसे कि NDMA होता है, और फिर स्टेट लेवल पे सबके अपने अपने रहते हैं, तो आप इनके रोल देख लीजिए। और फिर जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सब आप ग्लोबल लेवल पे जितनी भी ट्रीटीज़ हैं इन सबको देखेंगे तो ये सब आपकी हेल्प कर देंगे। मतलब थोड़ा बहुत आपको ऐड करना है, टॉपिक बस एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और उसके अलावा जितना भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा आप कीप एडिंग टू इट। जैसे मैंने बोला कि टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, आप एक बार खुद सोचिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस और हाउ यू विल डील विद इट। और जितने स्मार्टली आप आंसर दोगे उतना ज़्यादा वो अच्छा लगेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपका आंसर शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर बॉडी में भी देयर शुड बी स्ट्रक्चर, कि आपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को एड्रेस करना है, आप सीक्वेंस वाइज जाना है कि सबसे पहले हमने प्री डिज़ास्टर क्या होगा, फिर पोस्ट डिज़ास्टर क्या होगा, फिर उसके बाद व्हाट शुड बी द रिलीफ। तो आप कुछ जैसे सैटेलाइट्स का यूज़ बता सकते हैं, जैसे नेविगेशन का, ये सब टेक्नोलॉजी को आप जितना डिज़ास्टर में ला सके, रडार, इन सब का, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये हो गया GS3। इसके अलावा विल कम टू फ्यू पीपल वर आस्किंग अबाउट न्यूज़पेपर्स, तो मैं न्यूज़पेपर का डिस्कस कर लेती हूँ बिफोर गोइंग टू SC एंड एथिक्स। तो न्यूज़पेपर का, या आई यूज़ टू फॉलो न्यूज़पेपर्स। तो मेरे लिए जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में थी तो उस टाइम पे आई फॉलोड द हिंदू, क्योंकि मैंने सबसे वही सुना था। फिर द हिंदू के बाद जब मैंने अपने उसी अटेम्प्ट में इंटरव्यू के टाइम पे द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, तो आई वॉज रियली ग्लैड कि आई लैंडेड अपॉन दिस न्यूज़पेपर, और मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द एक्सप्लेन्ड पार्ट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो वो जब मुझे वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी लगी। तो आप में भी अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो आई थिंक मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए बोलूँगी, क्योंकि उनका ओपिनियन बहुत ही अनबायस्ड रहता है और उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी भी मिलती है। बट ड्यूरिंग इंटरव्यू स्टेज, और आपको यू डोंट नेसेसरली मेक नोट्स ऑन न्यूज़पेपर्स, आप उसमें सिर्फ अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई केस स्टडी है, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, लेकिन हर दिन का अगर आप बनाते रहोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके अलावा आपको इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू के स्ट्रैटेजी की मैं अगर बात करूँ, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको 2-3 न्यूज़पेपर तो पढ़ने पड़ेंगे। इन माई केस आई रेड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। उसके अलावा कभी कभी मुझे मेरे फ्रेंड्स कुछ रेफरेंस भेज देते थे द टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ती थी, क्योंकि उसमें लोकल न्यूज़ जो मेरे एरिया का था, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो देहरादून का जो एडिशन था तो मैं वो पढ़ती थी, तो वो हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, तो ये कह सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्ट्रैटेजी फॉर एचए एंड एथिक्स, तो मुझे लगता है कि एथिक्स में आई वर्कड अ लॉट दिस टाइम, एंड आई स्कोर्ड क्वाइट अ डिसेंट वन ऑल्सो, 120। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था उतना अच्छा स्कोर मुझे नहीं, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम उस लेवल पे नहीं गया था। तो ऐसे में एथिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में जितना आपने पढ़ लिया है प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, क्योंकि एथिक्स का पेपर आजकल बहुत ज़्यादा लेंदी आने लग गया है। तो वहाँ पे आने के बाद मीम्स भी बन गए थे कि एक बिल्कुल कुछ लोग स्वैग में चल रहे हैं जिनका एथिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम। तो उस वजह से मेरा क्या हुआ, जो केस स्टडीज़ थी आई कुड नॉट एड्रेस देम प्रॉपरली।
तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग फॉर एथिक्स। एथिक्स के सोर्सेज जो है ना, कुछ लोग लेक्सिकन ये सब पढ़ते हैं, बट इन माय केस आई टुक ऑनलाइन रेफरेंसेस। हेलो, या आई टुक ऑनलाइन रेफरेंसेस अगेन फ्रॉम विजन IAS नोट्स। तो मैंने कुछ स्मृति शाह मैम की वीडियोस देखी थी विजन IAS की। आई थिंक यूट्यूब में भी होंगी कुछ कुछ सेशंस की, अगर आप टॉपिक वाइज उठाएंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ ये, तो जो फैमिली वैल्यूज़ ये सब वाला जो टॉपिक है वो स्मृति शाह मैम उनसे मैंने कवर किया था। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने एथिक्स के लिए करी थी वो आई थिंक ये था कि मैंने क्या किया था, जो विशाखा यादव मैम थी उनका एथिक्स का स्कोर था 162 आई थिंक। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर एक अगर इसमें आप कर लेंगे तो दैट्स डेफिनेटली गोना प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ लेवरेज कि आगे आप अगर किसी में लो भी स्कोर करते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फिर मैंने उनके उनकी जो कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं तो वो उसमें से मैंने उनका कंटेंट देखा, तो उसमें से मैंने कुछ कुछ कीवर्ड्स उठा लिए, जैसे कि संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन या फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स। तो उनसे मुझे आइडिया मिला कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, देखो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक इसमें 2 सेक्शंस हैं, एक है थियोरेटिकल, दूसरा है केस स्टडीज़। तो आपको क्या करना है ना कि कुछ कुछ पर्सनैलिटीज़ के कुछ कुछ जो लोग हैं कुछ कुछ जो लोग हैं तो उनको आप रेफरेंस उठा के यू कैन राइट 1-2 लाइन्स ऑन देम। जैसे कि मैंने क्या किया था कि कुछ लोग थे फ्रॉम बंगाल, तो वो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते थे। उनके साथ कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स हुए और दिस इज़ हाउ इट टर्न देम, और उन्होंने फिर कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे आप ना कुछ लोगों के नाम लीजिए, रखिए, जैसे कि आप किसी की भी लाइफ से सीख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर अम्बेडकर जी, what aspect of ethics you can take from their life। उनकी लाइफ पर्सनैलिटीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो, जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। तो उसमें क्या है कि जब आपने पर्सनालिटीज़ के ऊपर ये क्वेश्चंस ये थोड़ा बहुत लिख लिया, और कुछ कुछ कॉमन लोगों के, ये आपको ना न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में एक सबसे फ्रंट पेज पे नीचे से एक कॉलम आता है जिसमें ये उनके किसी के इनिशिएटिव्स के बारे में उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। फिर उसके बाद इमेजिनरी रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेजिनरी रेफरेंसेस आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, क्योंकि देखो आई एम नॉट श्योर कि कितना ज़्यादा वो चेक करते हैं, लेकिन अगर कभी चेक कर लिया और पता चल गया तो आपके एक एग्जाम्पल की वजह से वो आपको फेक ही मानने लगेंगे, और फिर पूरे आंसर वो आपके कैसे चेक करते हैं, दैट्स गोना बी वेरी रिस्की। और इमेजिनरी रेफरेंसेस यू कैन यूज़ इन एसेज। उसमें आप अपने खुद की स्टोरीज़ बनाइए या फिर कुछ कीजिए, यू कैन एक्सप्लेन देम टू अपने कंटेंट में फिट करने के लिए उनको कीजिए, वो वहाँ पे अलाउड है। बट एथिक्स में अगर आपको कोई एग्जांपल देना है कि सपोज करके, तो देयर यू कैन यूज़ इमेजिनरी थिंग्स, बट रेफरेंसेस तो प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स। अगर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कुछ भी अपनी लाइफ इंसिडेंट से, पर्सनल एक्सपीरियंस से लिख दीजिए कि इन माई लाइफ ऑल्सो आई हैव सफर्ड दिस, या फिर एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन आई हैव डन दिस इन माई पास्ट। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं डायरेक्टली। तो कुछ भी फेक या फिर कुछ भी ब्लफ करना, बोथ इन मेंस के पेपर या फिर इंटरव्यू, आई वुड से स्ट्रिक्टली नो टू देम, तो डोंट डू दैट। फिर उसके बाद आप रेफरेंसेस उठाइए, और उसके बाद कुछ कुछ की टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ थियरीज़ थी जो मैंने स्मृति शाह मैम के नोट्स में से पिकअप करी थी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी वो थ्योरीज़। तो मुझे लगता है कि ऐसे में, एथिक्स में आप जितने ज़्यादा एथिकल कीवर्ड्स डालोगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि ना, जैसे मैंने सीखा था, जैसे इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये सब जो है ये सिलेबस में ही प्रोवाइड किए हैं। यूज़ देम जितना हो सकता है। अब जब आप केस स्टडीज़ कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे भी आपसे पूछेगा व्हाट आर द एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व इन दिस। तो उसमें मेरे ख्याल से आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करें। अगर आप सिर्फ जैसे एक पॉइंट लिख देते हो, डायलेमा बिटवीन कि
कि मैन शुड बी प्रेफर्ड मोर देन मी, सॉरी, एंड शुड बी प्रेफर्ड ओवर मीन्स, या फिर मीन शुड बी प्रेफर्ड ओवर एंड्स। तो ऐसे करके ये डायलेमा दिखा सकते हैं आप। तो अगर आप इनके लिए एक कीवर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एथिक्स में। और सेकंड पार्ट पे हम आते हैं केस स्टडीज़ के। तो केस स्टडीज़ में भी मैं क्या करती थी कि मैं एग्जांपल्स डालती थी केस स्टडीज़ सॉल्व करते करते, कि वो पूछते थे कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल स्टेप्स दैट यू कैन टेक। तो उसमें आपको क्या करना है, जब आप पॉसिबल स्टेप्स लिख रहे हैं तो उसमें यू कैन मेंशन कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी थी फ्रॉम दिस प्लेस, दे ऑल्सो यूज्ड दिस थिंग, और उन्होंने भी ऐसे इस चीज़ को सॉल्व किया था। और जैसे मैंने अपने उसमें लिखा था केरला का, मैंने डिसेंट्रलाइज्ड जो उनका म्यूनिसिपल सिस्टम था उनके बारे में मैंने मेंशन किया था अपनी केस स्टडी में। तो लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई, बट यू कैन डू दिस। तो एथिक्स में यहाँ पे आपको ये सब हो जाएगा। और केस स्टडीज़ जितना हो सके ना, खुद से बैठे बैठे ना, कभी कभी खुद से कोई क्वेश्चन पढ़ लिया प्रीवियस ईयर का उठा के, सोचा कि अरे यार सच में अगर ये काम मुझे पकड़ा, अगर सच में मेरे साथ ऐसा हो जाए कि एक ही टाइम पे आपको इन्वायरमेंट भी देखना है, डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है, बट साथ ही साथ आपको लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बचाना है, तो ये सब आप कैसे करोगे? यू कैन टेक एडवाइस और सजेशंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। उनके सामने ये कंडीशंस पुट अप कीजिए कि अगर अगर तुम होते तो कैसे इस चीज़ को टैकल करते। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैम बिगिनर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है एंड योर मीडियम इज़ इंग्लिश, तो आई वुड से कि वो प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉर्टेड आउट बाय रीडिंग। तो मुझे भी स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो आई नेवर रेड न्यूज़पेपर्स बिफोर दैट। तो जब मैंने पहली बार न्यूज़पेपर पढ़े द हिंदू में, मुझे बिलीव मी, जब मैंने पहला पेज उठाया द हिंदू का, वही मुझे उसका हेडलाइन ही समझ नहीं आया। मैंने अपने एक फ्रेंड को भेजा और उससे पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसने मुझे बताया और फिर मैंने उसको डिकोड करने की कोशिश करी। अच्छा, इसने कैसे सोचा कि मैं नहीं सोच पाई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे ना, तो आपका वो इम्प्रूवमेंट आएगा। आई कैन एश्योर यू कि ये जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो सच में होती है। अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर दोगे, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको पहले दिन बहुत तकलीफ आएगी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। आई यूज़ टू कंप्लीट ओनली 1 चैप्टर इन 1 डे, और वो भी एनसीईआरटीज़ के। इमेजिन, वो सिर्फ 2-3 पेज के होते थे और वो सिर्फ मुझसे एक दिन में कंप्लीट होता था। मैं इतनी ज़्यादा स्लो लर्नर थी या स्लो रीडर थी। लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चेंजेस विल डेफिनेटली बी देयर, और वो हो जाएगा। आप बस रीडिंग कीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए, और जितने भी आपको नए नए कीवर्ड्स मिलते हैं या फिर वो कैब में मिलता है, तो उसके मीनिंग सर्च कीजिए, उसको लिखिए, क्योंकि वही वर्ड्स जो होते हैं ना, बार बार रिपीट होता है न्यूज़पेपर में, और नेक्स्ट टाइम से आपको फिर वो याद हो जाएंगे, वो आपको फिर सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि क्या है। तो इज़ कमिंग टू माई इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए मेरी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा, मैं ब्रीफ में बताऊँगी कि देखो, सबसे पहले तो ये कि नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, 2-3 न्यूज़पेपर जो हर कोई टॉपर आपको बोलेगा कि फॉलो करने हैं। उसके बाद उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ना उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको। उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे कोई न्यूज़पेपर की कोई कटिंग है, तो वो उसमें से आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस निकाल के दे देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस वाले न्यूज़पेपर से, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कि जैसे लास्ट टाइम ये था कि उत्तराखंड इज़ माई होम टाउन, तो जोशीमठ का इशू चल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन फिर उनके उससे पता चला, वो कुछ डायमेंशंस ब्रॉड हुई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स इफ़ आई एम अपॉइंटेड एज अ डीएम इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो फिर मैं कैसे टैकल करूँगी, और मैं लोगों के लिए क्या करूँगी, उनकी होम सेफ्टी, वो सब कैसा रहेगा। इंटरव्यू में एक तो ये है कि किसी भी न्यूज़पेपर की जो भी न्यूज़पेपर में जो भी आपको न्यूज़ दी है, न्यूज़ आर्टिकल है, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि ये क्वेश्चंस कैसे कैसे पुट अप किए जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर सोचने हैं कि आप क्या करोगे उस सिचुएशन में अगर आप होगे तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। उसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा आई वुड से टू हैव अ पीयर ग्रुप जिसके साथ आप डिस्कशन कर सको। मेरे केस में वो बहुत ज़्यादा लैकिंग था, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं गई प्रिपरेशन के लिए, मैं घर पे ही थी। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास आपका पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो दे विल मेक यू फील पॉजिटिव ऑल्सो। वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम की। अगर आप घर बैठे बैठे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अपने
जो आपके रिक्वायरमेंट से मैच करे। जैसे मैं उत्तराखंड की थी या फिर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो आप टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे जहाँ पे पीपल विल बी रिक्वायरिंग एस्पिरेंट्स, ताकि वो एक डिस्कशन ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकें एंड मेक श्योर कि आप उसमें वेरी अटेंटिव हैं और रेगुलर हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में। और थर्ड, फिर मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, तो वो मॉक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उससे आपका क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यू विल गेट टू नो योर पर्सनैलिटी इन बेटर वे। और कभी कभी क्या होता है, जब आप मॉक्स देते हैं ना, तो आपको हर जगह से अलग अलग फीडबैक मिलते हैं। डोंट थिंक टू मच अबाउट दीज सजेशंस, या फिर जितने भी आपको कमेंट्स मिले हैं, कभी कभी वो नेगेटिव हो सकते हैं, कभी कभी पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव रिमार्क से, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव रिमार्क से। तो उसमें क्या करना है आपको, आप सुनिए उनका। आपको अगर लगता है कि इफ़ यू नीड टू अप्लाई इट, आप अप्लाई कीजिए, चेंज कीजिए, वरना अपने पर्सनैलिटी को इतना मत बदल देना उनके लिए कि वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए और आप फिर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर ना दें। इसके अलावा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने टाइम पे मैं जो टीवी के डिस्कशंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। जैसे एक द प्रिंट का आता है, वो शायद कोई शेखर सर है, वो डिस्कशन करते हैं किसी भी इंटरनेशनल इशू के बारे में। या फिर द सनसेट टीवी जो है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ये है कि सनसेट टीवी में बहुत अच्छे डिबेट्स देते हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स बताते हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस के बारे में आया था, जब 10% रिजर्वेशन मिला था, तो उस टाइम पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट एथिकल। बट लेकिन अगर आप उनके डिबेट्स होंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये कैसे पॉसिबल है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ नो सच एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन। तो उनकी डिबेट अगर आप सुनोगे तो यू विल गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपना एक पर्सपेक्टिव हर किसी का लेके चलें। यू आर नॉट राइट ऑलवेज, तो आपको दूसरों का भी सुनना है, वो क्या सोचते हैं और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। सो ये हो गया। आई विल कम टू सी सेट एंड एस ए नाउ। तो हम एसए के लिए मैं पहले बता देती हूँ डिटेल में। तो एसए के लिए ऐसा था कि जीएस में जितना आप पढ़ते हैं, एसए के लिए आपको कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आजकल देखो, पहले ऐसा था कि जीएस की नॉलेज जो है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी जो है वो आपकी यूज़फुल हो जाती थी, लेकिन आजकल फ़िलोसॉफिकल एसेस की तरफ ध्यान ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो तो मेरा तो वही स्ट्रेंथ था। एंड इन बोथ माई अटेम्प्ट्स आई स्कोर्ड मोर देन 120 इन एसे, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर। ये आपको डुबाने वाली बात नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे के लिए कि आप जीएस की जितनी नॉलेज है उसी को यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसे के लिए कुछ आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करती थी। तो मैं जब किसी के ऐसे पढ़ती थी, मुझे मन करता था कि इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कैची होना चाहिए, तो मैं अपने उस टाइम पे एनेक्डोट्स और स्टोरीज़ यूज़ किया करती थी। अगर मुझे कोई एनेक्डोट नहीं पता है, कोई रियल टाइम स्टोरी नहीं पता है, लेट्स से कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की क्या स्टोरीज़ हैं, तो उस टाइम पे अगर मुझे नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे फिट नहीं हो रही है, तो आई यूज़ टू इमेजिन। फिर मैं सोचती थी कि यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, ऐसा क्या स्टोरी बनाऊँ। और कभी कभी नहीं आता था, आई यूज़ टू कास्ट एनिमल्स इन माई स्टोरीज़। फिर उनके बारे में सोच के कि ऐसा ऐसा करूँगी, तो वो एक इमेजिनरी बच्चों वाली स्टोरीज़ भी हैं, तो वही सब मैं करती थी। तो उससे क्या होता है कि अगर आप स्टोरी बना रहे हो, वो इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। और वो जब इंटरेस्टिंग बनता है, तो जो जो एग्जामिनर होगा वो आपका ऐसे पढ़ना चाहेगा और ज़्यादा कि क्या होगा स्टोरी के एंड में। अगर आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई कर दे रहे हैं अपने स्टोरी से, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ ये, तो आपको इंट्रोडक्शन में या फिर ऐसे स्टार्ट करने के कुछ कुछ वेज हो सकते हैं। एज आई सेड, शॉर्ट स्टोरीज, एनेक्डोट्स, या फिर कोई कोट। बट आई वुड से कि अगर कोट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इट्स नॉट गोना गिव दैट मच इफेक्ट टू योर ऐसे। अदरवाइज इट्स योर चॉइस। बट मुझे यही लगता है कि शायद एनेक्डोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा आप किसी ना बुक से कोई आपने पर्टिकुलर सेंटेंस याद किया हो, तो उसको एज इट इज़ लिख दो। और अगर वो आपके टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो ये भी बहुत अच्छा है। उस आप बुक का फिर नाम लिख दो कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक एंड इट शोज़ दिस थिंग दैट थिंग। तो आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉडी में देखो, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ऐसे 12 पेजेस का होता है, तो फिर इतने 12-24 पेज में, मतलब 24 पेजों में आपको इतना कुछ लिखना है तो ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आराम से उसमें
हो सकता है ये डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है। अगर आपका फिलोसॉफिकल ऐसे है तो उसको आप ना डायमेंशन वाइज खोलिए। कैसे कर सकते हैं कि जैसे पहले अपने बारे में बात कीजिए कि सेल्फ लेवल पे वो ऐसे वो टॉपिक कैसे हेल्पफुल है या फिर कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद सेल्फ के बाद आप जाइए फैमिलियर लेवल पे कि फैमिली लेवल पे उसका क्या है। फिर उसके बाद आप देखिए सोसाइटल लेवल पे क्या है। फिर उसके बाद आप रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज़ हाउ यू कैन गो। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। Second, you can open it in other dimensions like social, political, environmental, international, relation wise. तो ये सारे डायमेंशंस आपने खोलने हैं, तो ऐसे ही आपको हेल्प कर जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर तो आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ कीजिए। और मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू मेंशन कोट्स इन बिटवीन माय ऐसे, बीच बीच में लिखी ताकि उसको इंटरेस्ट बना रहे कि ओ इसने बीच बीच में कोट्स मेंशन किए हैं और वो पढ़े मेरा ऐसे। तो आपको कुछ भी करना है तो आपको इंटरेस्ट जगाना है जो एग्जामिनर है उसका। फिर एंड में भी मैं यही करती थी कि या तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टोरी से एंड कर दूंगी या फिर मैं किसी कोट से एंड करती थी। और इस बार मैंने क्या किया, मैं एक समझाने वाला वो जो होता है ना कि मोटिवेशनल जैसे हेलो या सो ऑनलाइन कैसा रहता है कि बुद्धा की स्टोरीज़ रहती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ना मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं। तो जैसे मैंने अपने केस में क्या किया था कि लास्ट में आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए कि इंस्पायर करे लोगों को। तो मैं क्या करती थी, एक पोटैटो एग वाला और कॉफ़ी बीन्स वाला जो एक स्टोरी है वो दिखाती थी। उस स्टोरी में ये है कि आप अ, अगर उन तीनों को बॉईल किया जाए तो तीनों के अलग अलग रंग होते हैं। तो ये आपको मतलब पोटैटो बिकम्स सॉफ्ट, एग बिकम्स हार्ड, मतलब एग जो होता है बहुत ज़्यादा लिक्विड और अलग शेप ले लेता है, और कॉफ़ी बीन्स जो हैं अपना ही अलग कलर छोड़ देते हैं। तो इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड कि क्या करना है और किस तरह से अप्रोच करना है। तो मेक श्योर कि आप यू बिकम इंस्पिरेशनल टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ऐसे, क्योंकि दैट शुड शो सम वे फॉरवर्ड, और जो पढ़ने वाला है उसको भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ सीखा इस ऐसे से। तो ये हो सकता है। उसके बाद आई कम टू PYQ एंड हाउ टू एनालाइज PYQ एंड सिलेबस। तो चलो आई कम टू योर क्वेश्चन नाउ। PYQ एंड सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में माई इंपॉर्टेंस दैट आई हैव गिवन टू PYQs। मैंने क्या किया था, अच्छा इफ़ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, मैंने क्या किया था 2000 से 2021 तक के पेपर सॉल्व किए थे, हर दिन एक एक बैठ के। तो उससे क्या हुआ देखो, ऐसा नहीं कि मैंने ये इसलिए पढ़ा कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऑल दो क्वेश्चंस रिपीट हुए, लेकिन ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे ना प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ही स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत है। उसमें क्या होता है कि जैसे यूपीएससी जो होता है ना बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स को नेगेटिव बनाता है अक्सर, जैसे कि दिस इज़ बीइंग डन कंटिन्यूसली फॉर 5 years। तो कोई भी ट्रेंड जो होता है ना ज़रूरी नहीं है कि 5 साल तक ऐसा ही परफॉर्म करे। तो वो स्टेटमेंट के रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस बन जाते हैं उसके। उसके अलावा जैसे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कुछ कुछ आपको ना हिट कर जाएंगे कि यूपीएससी किस किस टाइप के क्वेश्चंस को या फिर स्टेटमेंट्स को सही बताता है, किस टाइप की गलत बताता है। जैसे कि कहीं कहीं पे आपको क्या होंगे, जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, वो चारों आपको सेम लग रहे होंगे या फिर ऐसा लग रहा होंगे कि सब सही हैं, लेकिन यूपीएससी उसको सही बताएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है कि यूपीएससी किन स्टेटमेंट्स को सही बताता है या फिर क्या करने से यूपीएससी का पैटर्न समझा जा सकता है। आपको ना पैटर्न समझने की बात है। आई माइट साउंड वेरी कि ये क्या बोल रही है आपको लगेगा, लेकिन बिलीव मी मैंने प्रीलिम्स के कुछ कुछ क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन देख के भी सॉल्व किए हैं। वो ऐसे कि कैसा था कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी का एक पैटर्न रहता है कि ओनली वन, उस टाइम पे ऐसे वाले ऑप्शन थे कि जैसे ओनली वन एंड टू। तो मैं देखती थी कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ओनली 1 वाला सिर्फ एक ही 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो उसके ना नेगेटिव होने के चांसेस, मतलब स्टेटमेंट 1 के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ये देखो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप अपने प्रीलिम्स के जो पास्ट या पेपर्स है उनको सॉल्व कीजिए एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड यूज़ द स्ट्रैटेजी ओनली व्हेन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। तो जैसे कि अगर एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दिया है, तो वो ऑप्शन की गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो सही होता तो अकेला वही ऑप्शन सही हो जाता है एंड वो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता, मतलब वो क्वेश्चन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही बार आया है तो ये गलत हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि अगर वो आप श्योर नहीं है कि ये क्या है, हो सकता है कि आपको पता हो और वो स्टेटमेंट गलत हो जाए और सिंपल एलिमिनेशन से ही आपका निकल जाए।
लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उसके उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यूपीएससी आपको कन्फ्यूज़ करने की हर तरीके से कोशिश करेगा, लेकिन आप इसको टैकल कर सकते हैं अगर पास्ट ईयर पेपर्स होंगे तो। तो पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस आप इस तरीके से करें। ये नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जबकि ये कि ये अगर यूपीएससी ने इसका आंसर सही बोला है तो क्यों बोला है? उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, नॉट बिकॉज़ कि आप सोचते हैं कि ये सही है, जस्ट बिकॉज़ इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ऐसी चीज़ों को आप राइट मानिए। सेकंड चीज़ कि सिलेबस, आई थिंक जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा एक इश्यू रहा है। तो मैंने क्या किया था, मैं बहुत लेट में समझी सिलेबस की इम्पोर्टेंस। लेकिन क्या कीजिए, आई थिंक प्रीलिम्स में अगर उतना हेल्प ना करे, लेकिन मेंस में आपको अगर पता करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आप कितने पानी में हो, तो आई थिंक वो सिलेबस में ही हेल्प करेगा। आप क्या करो, सिलेबस का एक एक टॉपिक उठाओ और मैंने एज आई सेड कि गूगल इट, जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। देखो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लिखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल या फिर इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू दिस, तो ये बहुत ही वेग सा है। तो उसके लिए तो आपको स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू योर पीवाईक्यूज ऑल्सो। लेकिन अगर आपको जैसे मैंने बोला कि ये सिलेबस है, अगर आपको कोई जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें आपको दिया है कि इंटरनेशनल फोराज, तो ये आप गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए कि कितने इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है और फिर उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे इस बीच में ये शंघाई कोऑपरेशन एससीओ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उसके बारे में आ भी गया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि वाई एससीओ इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, बिकॉज इट प्रोवाइड्स रूट टू यूरोप या फिर सेंट्रल एशिया की तरफ को ये रूट करता है, और वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। या फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर चाइना एंड इंडिया बोथ आर पार्टिसिपेंट्स, और पाकिस्तान भी है, यहाँ पे ये लोग अपने बायलैटरल इशूज सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सिलेबस से ही मिल सकती हैं, एंड गूगल इट डायरेक्टली अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, तो सिलेबस को आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, एक सिलेबस के अपनी नोट्स कॉपी अपने टेबल पे ज़रूर रखिए, और क्या कीजिए, एक एक टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए कि ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया है। और कुछ टॉपिक्स तो उसमें नीचे नीचे इतने आसान है कि वो ये मान लीजिए 1 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जो टेररिज्म वाले वो हैं, तो उनको आप करंट अफेयर से करेंगे ना, तो वो आराम से हो जाएंगे। गूगल देम और आपको बहुत आराम से उसके बारे में कंटेंट मिल जाएगा। तो ये हो सकता है। टिप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हाउ टू स्टार्ट, तो आई वुड से कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे स्टार्ट नहीं किया था, बट आई कैन से फ्रॉम व्हाट द टॉपर्स से कि वो लोग अपने लास्ट ईयर में ना स्टार्ट करते हैं, और दैट इज़ मोर देन इनफ, और वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। देखो जो टॉपर्स हुआ क्लियरिंग इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, इट इज़ नॉट मीन कि उन्होंने एक ही साल दिया है, वो लोग कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं। तो फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि दे कैन स्टार्ट अर्ली, और वो क्या कर सकते हैं कि अपना कॉलेज के लास्ट ईयर में उस टाइम पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और ड्यूरिंग योर कॉलेज पीरियड, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे जितना भी है, तो उस टाइम पे आप ना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। तो फिर वो आपके लिए ऐसे कर सकते हैं कॉलेज में। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी किसकी वजह से आई थिंक मुझे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल है, उसकी जितनी भी स्टडी है, जितनी भी आपने उसके बारे में पढ़ा है, आप उसको ना जीएस में यूज़ कीजिए। अगर आप उसको जीएस में यूज़ करेंगे ना कहीं आपको एज मिलेगा। आप उनकी थ्योरीज यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें जो आपने केस स्टडीज़ पढ़ी है। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरी मैप मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं GS 1, 2, 3 जहाँ पे भी मैप का स्कोप है वहाँ पे मैं मैप बना देती थी। तो वो था, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडियन ओशन की बात हुई थी, तो मैं इंडियन ओशन का बना के वहाँ पे जितने भी नेवल बेसिस हैं किसी कंट्री के, अगर मुझे याद है, तो आई यूज़ टू मार्क देम ऑन मैप, और शायद दिस इज़ हाउ आई स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स ऑल्सो। तो जोग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11-12 सफिशिएंट है क्या? आई थिंक नॉट ओनली 11-12, अगर आपको कम ही पढ़ना है तो स्टार्ट फ्रॉम 9th। आई थिंक 6 to 8 तो बहुत बेसिक है, 9th से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 11-12 की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी हैं, विच आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि उनको तो आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन 9th-10th भी ऑल्सो यू कैन स्टडी, बट 11-12 आर ऑल्सो गुड। अच्छा, समवन वॉज आस्किंग मी अबाउट द सीसेट स्ट्रैटेजी। आजकल अगर मुझे ऐसा, मैं सबसे ज़्यादा डरती थी प्रीलिम्स से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रीलिम्स का जितना ज़्यादा खौफ था, आई थिंक बहुत लोगों को होगा। मैं कभी मेंस में नहीं डरती थी या इंटरव्यू में नहीं डरती थी, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत डरती थी। उसका रीज़न जो एग्ज़ाम टाइम की जो पैनिक सिचुएशन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रेस देती है एग्ज़ाम के टाइम पे।
तो सी सेट के लिए मैं क्या करती थी, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो आई वॉज कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट। तो पिछले 1-2 साल तो मैं बिना पढ़े गई और वहीं पर ही मैंने किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता जा रहा है सी सेट, और ये उतनी ही ज़्यादा तुमको प्रेशर या स्ट्रेस देता है जितना कि GS1 देता है। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, मैंने देखो आपको ना पहले अपना लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है एंड यू कांट सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ सी सेट, और उसमें आप बहुत ही गंदा स्कोर कर रहे हैं, मतलब वे बिलो 50 या फिर 60 भी, तो वो उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आई थिंक वो 1 महीना मोर देन इनफ रहेगा। व्हाट यू कैन डू इज़, आप पास्ट ईयर, मुझे तो लगता है सी सेट के लिए आप पास्ट ईयर पेपर ही उठाइए। उसके अलावा बाकी अगर आप कुछ करना चाहते हो एडिशनल तो यू कैन डू, लेकिन पास्ट ईयर पेपर आप ज़रूर उठाना। उससे क्या होगा ना कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यूपीएससी कैसे कैसे अपना पैटर्न शिफ्ट कर रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि यूपीएससी को पता है कि इंजीनियर्स को इस बात का लेवरेज मिलता है कि वो मैथ्स और रीजनिंग करके छोड़ देते हैं। तो आजकल वो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे इस साल मैंने खुद अपना जो डिपेंडेंसी थी मैथ्स और रीजनिंग से कम करके आई हैड टू अटेम्प्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो। तो देखो इसके कुछ ही वेज हो सकते हैं। आप बेसिक मैथ्स प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप पूरे इंग्लिश में आप ना श्योर नहीं हो सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग को करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसमें आपको एश्योरिटी रहती है, एक्यूरेसी बनी रहती है। आप पेपर के टाइम पे पता चल सकता है आपको कि आप कितना स्कोर कर ले रहे हैं अभी से, और वो फिर थोड़ा सा आपको हेल्प करता है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम कर देता है। तो मैं क्या करती थी, मैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करती थी, और प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स उठाए हैं। फिर उसके बाद अगर मेरे अटेम्प्ट्स नहीं जा रहे सही, तो आई यूज़ टू अटेम्प्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग तो आपकी देखो एक्यूरेसी और स्पीड पे डिपेंड करता है ना, आपकी प्रैक्टिस पे। पर कॉम्प्रीहेंशन इज़ समथिंग जहाँ पे आपके पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी कॉम्प्रीहेंशन उठाओ, यूपीएससी का सॉल्व करो। अगेन आई एम सेइंग कि यूपीएससी आपको वहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस सही लगेंगे। देखो 1-2 ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर लोगे रीडिंग में, लेकिन वो ऐसे होंगे कि शायद बिल्कुल पैसेज में मेंशन्ड ही नहीं है, तो आपको वो ठीक है, गलत ही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि 1-2 में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स आते हैं। आप फिर से देखिए कि लास्ट ईयर अगर यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, तो उस टाइम पे यूपीएससी ने अपना कौन सा आंसर सही बताया था। तो ऐसे कीजिए, तो वो देखिए, जैसे कि कुछ आंसर होंगे वो आपको इन्वायरमेंट के बारे में होंगे, तो शायद यूपीएससी उस आंसर को सही बताएगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या फिर जिसकी वजह से कोई और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेट्स से सोसाइटी पे या फिर किसी और इंसान पे। तो यूपीएससी का आंसर ना हमेशा बैलेंस्ड रहता है। तो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर सी सेट। वो पास्ट ईयर पेपर्स पे ही रिलाइड था टोटली, और मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। अगेन आई एम सेइंग कि मैंने पास्ट ईयर पेपर्स इसलिए उठाए हैं, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होगा, बल्कि इसलिए उठाया है कि उसका पैटर्न क्या है, यूपीएससी किस टाइप के आंसर्स को सही बता रहा है, और यूपीएससी अगर ऑप्शंस के साथ खेल रहा है तो कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आर्या मीनाक्षी 5 है। आई रियली वांट टू शेयर दिस कि मैंने कुछ अपने लिखे थे प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी। तो उसमें मैंने किया था कि जब भी यूपीएससी ऐसा पूछता है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, और ऐसा करके मैंने पास्ट ईयर पेपर्स पे ये अप्लाई किया था। डोंट अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर पेपर डे, इससे पहले आपको मॉक्स में ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स में होगा, लेकिन वैसे ये आपको हेल्प करेगा। someone is asking person with no extracurricular activities and leader what to do in interview. नो एक्स्ट्रा, देखो अगर आपकी कोई नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है या फिर लीडरशिप नहीं है, तो यू डोंट हैव टू ब्लफ देयर। देखो एक्स्ट्रा करिकुलर में आप क्या कर सकते हो कि मे बी आप कोई भी कुछ भी ले लीजिए, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कहीं तो इंटरेस्ट होगा आपका। अगर आपके पास कोई मेडल्स नहीं है तो इट्स ओके। उसमें रहता है कि हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट क्या हैं, तो यू कैन से कि दैट इज़ माई इंटरेस्ट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट होगा, तो आप क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर जैसे बैडमिंटन ले लिया, तो आप देख लीजिए कि इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, और
फॉरेन में कौन कौन से हैं, या फिर अभी वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 1 कौन है, या फिर ऐसा कि कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं बैडमिंटन के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब कर लीजिए। और लीडरशिप अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा मोटा भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, कि जैसे कॉलेज में आई वॉज अ वॉलंटियर इन फ्रेशर्स ग्रुप, या इस टाइप का कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास भी ये लीडरशिप बहुत पुरानी थी स्कूल डेज़ की, तो मैंने भी ऐसा ही ऐड किया था कि कुछ खास नहीं था कि मैंने आई वॉज अ डांस कोऑर्डिनेटर इन दिस, और या फिर वॉलंटियर भी बोल सकते हैं। तो दैट इज़ फाइन। वो इतना कुछ, अगर आप झूठ बोलेंगे और उस पर आंसर नहीं कर पाए तो दैट्स गोना बी इशू। अगर आप सच बोल के वहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो वो दैट इज़ ओके फॉर यू। इज नेवर रीड एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ का आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 6 to 12 रीड करना ज़रूरी नहीं है। तो विच एनसीईआरटीज़ मस्ट टू रीड, प्लीज़ टेल स्पेसिफिकली। तो मुझे, मैंने अगर आप मेरी बात करें तो मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ना हो। एक बेस बना देती हैं आपका, लेकिन उसके लिए यूट्यूब वीडियोज़ या फिर आपको कोई समझाने वाला हो तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप रीडिंग से समझ पा रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको, मुझे लगता है, कोई ना कोई सोर्स उठाना पड़ेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, विच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9th to 12th। 6 to 8 बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आपके पास टाइम है और इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं है। पॉलिटी के लिए तो मैंने नहीं पढ़ा था। कुछ लोग पढ़ते हैं 11th-12th की, लेकिन मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत यूज़ की थी। उसके अलावा तो एनसीईआरटीज़, अच्छा हाँ, एक इंडिया फाइन आर्ट्स की एक क्लास 11th की एनसीईआरटी थी, और वो आर्ट एंड कल्चर की थी, तो वो मैंने पढ़ी थी। उससे मैंने क्या किया था, हाईलाइट कर लिया था। जैसे उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस दिए थे कि मीसोलिथिक पेंटिंग्स और कुछ एक और एरा के पेंटिंग्स के डिफरेंसेस क्या थे। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे वहाँ से मिले थे उनके आंसर, और उसमें कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स का भी दिया है, तो विच यू कैन टेक फॉर योर रेफरेंस। उससे आपको हेल्प मिल सकती है कि अशोका के धम्मास और इन सब के बारे में, और थोड़े बहुत मैप में। तो आई रेड 11th वाला, और आई रिफर टू एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने एक बार तमिलनाडु टेक्स्ट पे रेफ़र की थी। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रेस्प है, मैं ये कहूँगी। वो एक रीडिंग से ही आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, और उसमें से बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो रहेगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, बट आप देख सकते हैं कि अगर न्यू है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आप एडिशनल कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी पढ़ ली हैं तो ये देखिए कि जो न्यू वाली एनसीईआरटीज़ हैं उसमें क्या क्या एडिशनल उन्होंने दिया है। तो अदरवाइज बोथ शुड वर्क सिमिलरली, बट आई वुड से कि चलो अगर आपको नहीं है और तो नई वाली पढ़ लीजिए, ताकि वो ना रहे कि कुछ मिस हो गया है, कुछ एडिशनल जो कंटेंट ऐड किया है। तो ये यू कैन रेफ़र टू अदर पीपल ऑल्सो वंस, कि उन्होंने क्या किया था। आपने GS 1 2 3 के नोट्स कैसे बनाए? मैम आपने कंपलसरी पेपर कैसे किए? अच्छा, ये कंपलसरी पेपर वाला जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बहुत लोगों का इश्यू रहता है। तो कंपलसरी पेपर में देखो, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उसमें ये रहता है कि बेसिक इंग्लिश, और उसमें आपको 300 में से सिर्फ 90 स्कोर करना है। तो आप क्या करोगे ना, अगर एक ऐसे भी लिख देते हो अच्छा सा, जो आपको GS में भी लिखना ही है, अगर आप उसमें कर देते हो ना तो कुछ 20-30 तो वहीं आ जाएगा आपका आराम से। फिर उसके बाद आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कीजिए। मैंने उसके लिए कुछ अलग नहीं किया था, बस ये था कि हाँ, एक रात पहले या फिर एक हफ्ते पहले आप क्या कर सकते हो कि कुछ हिंदी में जैसे है पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबको रट लीजिए। क्योंकि ऐसा है कि जैसे 5 आते हैं तो 5 में से आप 1-2 तो कर ही लोगे, और नहीं हो तो कुछ कुछ मुहावरे या लोकोक्तियाँ ऐसी होंगी ज़रूर जो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी, एंड यू कैन रिलेट। और ये बहुत ही छोटे छोटे, मतलब 1-2 मार्क्स के आते हैं। अगर ये छूट भी जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट जो क्वेश्चंस विद हायर वेटेज या फिर मार्क्स जो हैं उनको अटेम्प्ट अच्छे से कीजिए। जैसे कि ऐसे हो गए, निबंध हो जाते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश में समरी आती है और एसेज लिखने को आते हैं, तो उनमें आप अच्छा कीजिए। बाकी जो पीछे के ग्रामर वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ज़रूर कीजिए। ये आपके बेसिक किसी भी बुक से हो जाएंगे, या फिर मैं तो ऑनलाइन ही लिस्ट निकालती थी, गूगल पर सर्च करती थी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या हैं इंग्लिश के लिए, या फिर सिनोनिम्स क्या क्या हैं, तो इससे वो हो जाता है। आपने GS 1 2 3 के नोट्स कैसे बनाए फॉर मेंस? मैंने नोट्स टॉपिक वाइज, देखो पहले जब मैं आई थी तो
जैसे कुछ हैं उनके मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। आई हाइलाइटेड इन द बुक इटसेल्फ कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या नहीं है एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने जैसे हाँ, मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं कि कुछ वीडियोस से देख के या फिर किसी पर्टिकुलर नोट से मैंने अगर नोट्स बनाए हैं, तो एज आई सेड कि आई यूज टू मेक इट इन 5 डायमेंशंस ओनली कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री या फिर इंट्रोडक्शन क्या है उसका, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या फिर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और इसके पॉजिटिव्स और वे फॉरवर्ड, और फिर कमिटीज़ उसमें जो कुछ भी है तो वो सब में हो जाता है। मतलब आप इस तरीके से किसी भी चीज़ के नोट्स बना सकते हैं। और फिर 2 एंड 3 के ना जैसे कुछ होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी के ये जो हैं, ये बेसिक आपके बुक से कवर हो जाते हैं, तो मैंने उनके लिए पर्टिकुलरली कोई नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इनके लिए मैंने मैगजीन्स में से नोट्स बना लिए थे। अगेन आई वुड से इन्हीं डायमेंशंस पे मैंने बनाया कि इंटरनेशनल रिलेशंस कौन-कौन से में इंडिया इन्वॉल्व है, हाउ इट इज़ यूजफुल टू इंडिया, हाउ इंडिया कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर इट्स ओन गुड, या फिर इंडिया का यहाँ पे कैसे रोल हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसे डायमेंशंस खोलने की ज़रूरत है। आप क्या कीजिए, सिलेबस में से टॉपिक्स उठाइए, उन टॉपिक्स को, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी का है तो इंटरनल सिक्योरिटी आप लीजिए, फिर उसके अंदर आप बनाइए मनी लॉन्ड्रिंग का है, दैट्स इट। तो मनी लॉन्ड्रिंग के देख लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कौन कौन सी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है एट इंटरनेशनल लेवल, या फिर नेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को किस किस वे में किया जा सकता है, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग से हमारी इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है। तो इस टाइप से ना आप डायमेंशन खोलिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की जो आप सिलेबस में से उठाएंगे और उसमें से नोट्स बनाएं। तो दिस इज़ हाउ डिड साइंस एंड टेक कैसे प्रिपेयर करें। आई सोलली रिलाइड ऑन करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि मेंस 365 या पीटी 365 या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो जो करंट अफेयर्स मटेरियल रहता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो वो आपको साइंस एंड टेक में हेल्प कर देगा। मैम, बुक्स को कैसे रीड करें? देखो, बुक्स को आप कैसे रीड कर सकते हो, अगर आप इफ़ यू आर अ स्लो लर्नर जैसे मैं भी थी, तो मैं क्या करती थी, पहले रीडिंग देती थी, उसमें मैं कुछ भी नहीं करती थी। मतलब कभी कभी मन करा तो हाईलाइट कर देती थी। और पहली रीडिंग में क्या होता था, अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आई यूज़ टू गूगल इट या फिर डिक्शनरी से सर्च करके वहीं पर ही उसको राउंड करके उसका मीनिंग लिख लेती थी। दूसरी रीडिंग में मुझे डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं होती थी या फिर गूगल उठाने की ज़रूरत नहीं होती थी किसी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए। दूसरी रीडिंग में मैं उसको पढ़ती ऐसे थी कि इसको हाईलाइट करो अब। फिर तीसरी रीडिंग में अगेन जो हाईलाइटेड है उसको ऐसे ऐसे करते रहना है, और आपने ना बहुत ही शॉर्ट रिविजन्स करने हैं। ऐसे कि जैसे कि आज पढ़ा तो आप कल पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 2 दिन बाद पढ़िए। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतने अच्छे से आपको यू विल सी कि एट द एंड ऑफ योर रिविजन आपके पास बहुत ही 1-2 पेज बच जाता है रिवाइज करने के लिए। वो जल्दी फिर आप बुक्स को ना ऐसे ही बस गो थ्रू करने लगोगे कि ये सब आता है करके। तो रिवाइज ऐसे ही करो कि पहले अच्छे से पढ़ो, फिर धीरे धीरे जहाँ पे नहीं समझ आ रहा है उस पर स्ट्रेस दो, फिर तीसरी रीडिंग में और जो हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ उनको पढ़ो। तो ऐसे ऐसे करके। No, I didn't prepare for Delhi. I went to Delhi for geography optional coaching once. 4-5 महीने वहाँ पे रुकी, और फिर उसके बाद I came back to my hometown हल्द्वानी उत्तराखंड। फिर मैंने यहीं से पढ़ा। मैम, I have a query. I have worked in an MNC for 3 years. I have been absconded there. There is mentioned in my service letter. Please let me know. It's gonna spoil my. I have been. I think that depends on what basis you have बीन एब्सकॉन्डेड, या फिर आप क्यों वहाँ से छोड़कर आए, या फिर क्या हुआ, रीज़न पे डिपेंड करता है। आई थिंक अगर वो कुछ इलीगल है या फिर समथिंग आउट ऑफ विच इज़ नॉट लीगली राइट इन इंडिया, आई थिंक दैट कैन बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन योर इंटरव्यू। अदरवाइज इफ़ यू गिव द जेन्युइन रीज़न कि क्या रीज़न रहा है, क्या था, तो आई थिंक दैट्स नॉट गोना बी अ स्पॉइलर, बट इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स फाइन। सेल्फ स्टडी कैसे प्रिपेयर करें। सेल्फ स्टडी देखो, मेरा पूरा यही था कि मैंने पूरे उसमें सेल्फ स्टडी ही किया है। तो सेल्फ स्टडी के लिए यही बेस्ट है कि आप जितना भी ऑनलाइन मटेरियल है उनको उठाओ, वो पढ़ो, और जितना आपने
पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिलेबस इज़ द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू। अगर आप कोचिंग में जाते हो तो वो तो आपको टॉपिक वाइज करवा ही देते हैं। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप टॉपिक उठाइए, सिलेबस उठाइए, उसके टॉपिक्स करके, जैसे कि एक दिन आपने पहले लेट्स से अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं तो पहले स्पेक्ट्रम कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद कम टू ज्योग्राफी, और बीच बीच में ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में आप हिस्ट्री को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आई वुड सजेस्ट कि सिलेबस इज़ द की थिंग हियर, जो आपको पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट इलीगल, you have just stopped attending there, so it's fine. I think you should sort this issue out with your company वाले लोग जो हैं उनके साथ ये मैटर डिस्कस कर लीजिए एक बार, एंड मेक श्योर कि दे डू नॉट पुट एनी मार्क ऑन योर ऑन योर करेक्टर. If it is not illegal, that's not going to be an issue for you, only if you are able to justify your action in the interview room. Ma'am, does medium play important in interview? Someone giving medium in Hindi and mains English, that is absolutely fine and available for all the aspirants. If you are writing mains in English, you can definitely give interview in Hindi. Even I have my friends, and that's never gonna be an issue for you. अगर आप मानते हैं कि ये इशू है इंग्लिश बोलना आपके लिए इंटरव्यू में, तो आप ऑप्ट कीजिए हिंदी के लिए. उसमें क्या रहेगा ना कि इंटरव्यू में देखो, मीडियम इज़ नॉट द इशू. आप अपनी बात को किस लैंग्वेज में सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. आप अपने कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में हमें वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं और हम अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं. तो इससे अच्छा है कि अपना मीडियम ही हिंदी चूज़ करें ताकि अपनी बातों को तो एटलीस्ट अच्छे से रख सकें, तो वो इशू नहीं रहेगा. लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट काफ़ी लेंदी एंड बोरिंग लगता है. एंशिएंट हिस्ट्री, देखो पार्लियामेंट के आई थिंक उसमें 33-35 पेजेस हैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर के. तो आई डोंट नो यार, बट आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है, कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं. तो अगर आप उसको देखोगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है. आप उसको कैसे देखिए कि अच्छा, इसको आप नॉर्मल वे में सोचो. पार्लियामेंट में क्या है कि राज्यसभा है, लोकसभा है. तो थिंक अबाउट इट कि ये तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके इन्हीं सब में काम करना है. इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा की एलिजिबिलिटी क्या है. तो वो एक ही बार में कवर हो जाता है. फिर उसमें आपको कुछ मोशन दिए रहेंगे, कुछ ऐसा सब दिया रहेगा, जैसे क्लोजर मोशन हो गया, ये सब. तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगर आप अब आपको ये बोरिंग लगे कुछ करे, तो अगर बोरिंग लगता है तो डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई ऐसा हो जिसका इसमें इंटरेस्ट हो तो वो आपको समझा देगा ये सारे. वरना कोई ऑनलाइन वीडियोज़ देख लीजिए. अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप रीड तो एक बार कर ही लीजिए. I failed this year prelims and self-doubt has started crept in my. Please suggest strategy and your IG handle too, considering that I got 103 in there but failed misread in GS. Okay, see, I would say कि 103 तो बहुत ही अच्छा है CSET में. अगर आप GS में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप CSET में फेल कर जाते हैं और GS में पास कर रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है. लेकिन अगर आप CSET पास कर रहे हैं और GSET में फेल हो रहे हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल है. देखो जीएस का ऐसा है कि वो आजकल तो इतना ज़्यादा डाइसी हो गया कि वो कभी ना कभी आपके लक में, कभी ना कभी आपके फेवर में आएगा ही, इफ़ यू आर लकी इनफ. जीएस के लिए जैसे आई सेड कि प्रीलिम्स में डोंट पैनिक. जो आता है आप ना मॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए. जैसे मेरे केस में क्या था, मैं मॉक्स करती थी तो उसमें मैं ऐसा अटैम्प्ट करती थी कि मुझे कितने अटैम्प्ट करने हैं. तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मुझे 80+ तो अटैम्प्ट करना ही है. मॉक्स में अपनी सारी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर लीजिए. जैसे मैंने कहा कि मैंने PYQ से कुछ लर्निंग्स की, तो उनको मैंने मॉक्स में अप्लाई किया. और फिर मैं ये देखती थी कि मैं ये नहीं देखती थी कि मेरा स्कोर कितना है. मैं ये देखती थी कि जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इस बार जो चेंज किया, उसकी वजह से मेरा स्कोर बढ़ा है कि घटा है. तो उसके लिए आपको मॉक्स में करने की ज़रूरत है. कितने अटैम्प्ट्स करने हैं, कितने राउंड्स आप देंगे कि पहले उसमें सिर्फ वो वाला अटैम्प्ट करेंगे जिसके लिए आप बहुत श्योर हैं. और फिर अगर कुछ गलत हुए हैं ना, मैं क्या करती थी, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मॉक टेस्ट देती थी. तो हम क्या करते थे, अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत है और उसका सही है, तो मैं उससे पूछती थी कि हाउ यू थॉट, और तुमने कैसे किया इसको, तुमने क्या सोच के. उसको भी वो क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन ही और शी मेड इट राइट, क्योंकि उसका अपना कुछ दिमाग लगा, उसने उसको कहाँ से कहाँ रिलेट किया और कैसे किया. जैसे कुछ क्या हो सकता है, कोई कीवर्ड होगा, तो वो आप, अगर आपको कोई आइडिया नहीं कीवर्ड का क्या मीनिंग है, लेकिन आप देख सकते हो कि आजकल जो GM क्रॉप्स थी वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. तो इससे अगर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि वही एक सही आंसर हो. अगर आप CSET में कर रहे हैं तो मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी.
अदरवाइज जीएस में यू डोंट नीड टू बी स्केर्ड और डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जीएस में कभी ना कभी आपका क्लियर हो जाएगा. आई हैव सीन इट एंड प्रैक्टिस मेक्स इट बेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंशियंट हिस्ट्री को कैसे कवर करें? एंशियंट हिस्ट्री के लिए आई सेड कि आई रेड तमिलनाडु टेक्स्ट, थोड़ा सा तमिलनाडु की बुक पढ़ी थी, तमिलनाडु बोर्ड वाली. उसके अलावा मैंने विजन के कुछ थे, वो बहुत ही छोटे नोट्स थे, तो वो मैंने उनसे बना के कर लिया था. फिर एंशियंट हिस्ट्री का तो यार फिर उसमें वो पास्ट ईयर पेपर से कर सकते हैं आप, क्योंकि जैसे एंशियंट हिस्ट्री है ना, तो वो भी कुछ ही उस पर ध्यान देता है. जैसे कि कुछ टॉपिक्स उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वैदिक पीरियड हो गया, या फिर सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड्स, या फिर जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, या फिर स्टाइल है उस टाइम का, वो एंशियंट हिस्ट्री में भी ना आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. या फिर अशोका के धम्मास क्या क्या थे, बुद्धास की लर्निंग, ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे. आई वॉज नॉट वर्किंग फुल टाइम. मैंने बताया कि मैंने 2018 के एंड में सितंबर के टाइम पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी. फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2019 से, और वो आई वॉज लाइक फुल्ली फोकस्ड ऑन माई प्रिपरेशन, नो एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी. क्या मंथली मैगजीन पढ़ना सही है पीटी से? इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक सूटेबिलिटी, कि आपको क्या सूट करता है. इफ़ यू आर एबल टू कवर मंथली मैगजीन्स तो गो फॉर इट. अदरवाइज पीटी 365 और मेंस 365 पढ़ेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. मेरे केस में क्या होता था, मैं बहुत चाहती थी कि मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत अच्छी रीडर नहीं थी और लास्ट में मेरे लिए बर्डन होता था, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं मंथली मैगजीन्स पढूं, लेकिन इतना ज़्यादा होता था सिलेबस करने को कि वो भी टाइम नहीं मिलता था. तो मैं क्या करती थी कि लास्ट में मुझे पीटी 365 ही पढ़ना पड़ता था. तो दैट टोटली फाइन कि आप क्या करते हो. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रेड स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत? आई डोंट हैव अ काउंट, बट आई वुड से कि मैंने उतने बार पढ़ा जब तक वो मुझे अच्छे से याद नहीं होगी. एंड बिलीव मी, मैंने लक्ष्मीकांत को आई कैन ईजिली से कि 10-12 बार तो पढ़ा ही होगा. ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी लक्ष्मीकांत 10-12 बार पढ़ी है, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे वन ऑफ द पर्सन्स मेंशन कि पार्लियामेंट बोरिंग लगता है, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और बहुत लेंदी भी होता था, और मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. पार्लियामेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्या करती थी लक्ष्मीकांत की रीडिंग के लिए, जैसे सेंटर के बारे में पढ़ लिया, तो स्टेट का भी कुछ सिमिलर सेटअप रहेगा. जैसे पार्लियामेंट है तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसा है, तो वो भी सिमिलर रहेगा. तो वहीं पर ही दो सेक्शंस आपके साइड बाय साइड कंप्लीट होते रहते हैं, तो वो अच्छा है. मतलब तो आप उतने बार पढ़ लिए जितने बार, ऐसा कोई 20-30 बार पढ़ना कोई मैंडेटरी नहीं है. अगर आपको 1-2 की रीडिंग में याद हो रहा है तो सफिशिएंट है. ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है. मेंस के लिए ओनली पीवाईक्यू के. अच्छा, डज सेंटर मैटर्स इन मेन सेंटर? डिड यू गिव मेंस फ्रॉम? नो, आई डिडंट गिव मेंस फ्रॉम हल्द्वानी, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं है. आई यूज़ टू गिव पेपर्स फ्रॉम दिल्ली. सेंटर मैटर करता है. आई थिंक सेंटर की लोकेशन प्रीलिम्स में एक बार को मैटर कर सकती है, या फिर हाँ कर सकती है, बट मेक श्योर कि जब आप मॉक्स दे रहे हैं ना, तो यू हैव टू सिमुलेट द सेम इन्वायरमेंट. कि अगर आपका, जैसे मेरा दिल्ली में था, और मुझे पता है जून के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जो मेरी सीट थी ना प्रीलिम्स के टाइम पे, वो बहुत पीछे थी, वहाँ पे फ़ैन भी नहीं था. तो मैंने अपने आप को मॉक्स में इसी तरीके से एक्सरसाइज करवाया था कि ऐसे ही बैठना है. जैसे आपने बहुत सारे टॉपर्स से सुना होगा कि दे यूज टू स्विच ऑफ देयर फैंस एंड सिट इन अ रूम जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि आपके पेपर कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं. तो आपको वो सेम चीज़ वहीं पर ही कॉपी करनी है मॉक्स के टाइम पे, अदरवाइज ऐसा कुछ वो नहीं है. डज सोर्स यू मैम व्हाट सोर्स यू फॉलो फॉर इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के लिए यार मेरे पास विजन के एक नोट्स थे इकोनॉमी के लिए, और उसमें बहुत अच्छे से मेंशन था, तो मैंने विजन के नोट्स, आप कह सकते हो, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो किए. हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम? ये मैं मेंशन भी कर लिया है बार बार कि लक्ष्मीकांत और उसको स्पेक्ट्रम को आपने जैसे एक रीडिंग तो ज़रूर देनी है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं जिसको आपने बार बार हाईलाइट करना है. जैसे स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि ऑगस्ट ऑफर था, या फिर क्रिप्स मिशन था. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको आप अच्छे से, इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं ये सब पढ़ लीजिए. क्या क्या अमेंडमेंट्स बार बार वो लेकर आते थे, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि पॉलिटी में भी है, स्पेक्ट्रम में भी है, कुछ चीज़ें ओवरलैप है, तो उनको स्मार्टली कीजिए कि पास्ट ईयर पेपर्स में क्या हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं. आप देख लीजिए कि प्रीलिम्स का ध्यान कहाँ है. ऑगस्ट ऑफर पे है, गांधी जी पे क्वेश्चंस हैं बार बार, तो ये सब देख लीजिए. फिर उसके अलावा आजकल कुछ चीज़ें जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, वो क्या क्या बने थे, तो स्पेक्ट्रम के पीछे वाले पोर्शंस में वो दिया हुआ है अच्छे से कि क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, कि कौन कौन सी कमेटी आई थी, कौन कौन से मिशन आए थे इंडिया में.
हार्ट टॉक कमेटी हो गई, बहुत सारे ऐसे थे। तो आप ऐसे करके कवर कीजिए कि एक बार पढ़िए फिर बार बार हाईलाइट कीजिए, यू कैन गो लाइक दिस। तमिलनाडु बोर्ड की ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी, आई थिंक जो मैंने पढ़ी थी वो ओल्ड थी, तो ओल्ड वाली अच्छी लगी मुझे। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यू वन, लेकिन मुझे लगता है आप कोई से भी फॉलो कर सकते हैं इतना। अगर आप ओल्ड पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आप न्यू एनसीईआरटी के लिए एक और बार एडिशनल देख लीजिए कि उसमें क्या क्या है। Do you have Telegram channel, ma'am? No, I don't have any Telegram channel as of now. But if you want to contact me, do contact me on Instagram. I'll try to address your problems. Um, okay, then how to control self doubts and anxiety, ma'am? अच्छा, इसके लिए तो you'll have to be confident on yourself first. तो अगर सेल्फ डाउट आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सेल्फ डाउट आ क्यों रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप फेल हो गए हो, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं होगा यार, ये तो हर किसी के साथ होता है। सेल्फ डाउट्स एंड एंजाइटी आर द कंपेनियंस ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, तो ये कभी नहीं पीछा छोड़ने वाले। तो उसके लिए देखो क्या करना है, आपको ये चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करनी है। देखो आपको क्या करना है, जब सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं तो एक दो बार सोचिए, ठीक है बुरा लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है ना कि उससे आगे बढ़ना है, ओवरकम करना है। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यू आर नॉट हियर फॉर, इन चीज़ों से आप बॉक डाउन नहीं कर सकते हो या फिर गिव अप नहीं कर सकते हो। तो आपको आगे बढ़ना है उससे। और सेल्फ डाउट और एंजाइटी के लिए बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए। जैसे मेरे केस में डांसिंग था या कुछ भी था, बट ऑल्दो मैं वो सब कर नहीं पाती थी, बट मुझे ऐसा था कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करती थी तो दे यूज़ टू मेक मी फील पॉजिटिव, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती थी। उनसे बात करती थी तो सब कहते थे सबको टाइम लगता है, ठीक है अभी नहीं हुआ। कुछ ना कुछ आपकी जर्नी में ऐसा रहा होगा जहाँ पे आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा। जैसे मैं थी कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू चली गई, तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। कुछ ना कुछ आपकी जर्नी में ज़रूर रहा होगा। अदरवाइज डू फॉलो योर हॉबीज़, मेडिटेशन, योगा, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। अगर आप ये कर लेते हैं तो एंजाइटी सेल्फ डाउट्स आएंगे, लेकिन ये आपको आपके गोल को अचीव करने में नहीं रोक सकते। मैम हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फ्रॉम होम, क्योंकि घर पर कुछ कामों के लिए मना नहीं कर पाते हैं, बड़ा गिल्ट फील होता है। ये भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम था घर पे रह के प्रिपेयर करने वालों के लिए। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि अगर आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ घर पे कंसिस्टेंसी देखो वो आपका पूरा इनर मोटिवेशन है। अगर आपके घर में माहौल नहीं बन पा रहा है, कुछ काम है, तो अपने पेरेंट्स को एक बार समझाइए। जैसे मैं थी, मैं बोलती थी कि अब इस ऐसे केस में आई वुड रियली लाइक टू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई फैमिली मेम्बर्स या फिर मम्मी, वो सारा काम कर लेते थे। वो मुझे कभी मतलब बोलते थे तो मैं एक बार बोल देती थी कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो आई थिंक यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट मैटर। अगर आपसे नहीं हो रहा है घर में बैठे बैठे, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो आप मेरे ख्याल से कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए आसपास। अदरवाइज़ मैंने ये ऑप्शन भी ट्राई किया था कि घर में ही उसी सिटी में रह के एक दूसरी जगह में रह लेती थी, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं जो ऑप्शन सूटेबल लगे। कोचिंग मैंने कोचिंग नहीं ली थी इंग्लिश ग्रामर के लिए। आंसर राइटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक ग्रामर आंसर राइटिंग में देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत वन लाइनर भी लिख देते हो तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देखो आर्टिकल का ठीक है, मान लो कि इज़ ए एन दा में आपको क्या लगाना है, उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या फिर पास्ट का प्रेजेंट बना दिया, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। बेसिक आपको चलेगा, पर मेक श्योर कि आप आंसर राइटिंग करते करते ना आपको धीरे धीरे आने लगेगा। अगर आपके लिए ग्रामर एक प्रॉब्लम है तो जब भी आप पढ़ते हैं ना उस टाइम पे ध्यान दीजिए कि कैसे इन्होंने ग्रामर यूज़ कर रखी है, कि पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, दैट विल कम फ्रॉम योर रीडिंग आई वुड से, बट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आपसे ग्रामर हो रहा है तो इतना स्मार्टली लिखिए आंसर कि पता ही ना चले आपकी ग्रामर में मिस्टेक क्या है। जैसे कि आप सब टॉपिक्स बना सकते हैं जहाँ पे कीवर्ड्स पे ज़्यादा एम्फेसिस हो rather देन ग्रामर, तो ऐसा कुछ कर लीजिए। प्लीज़ टेल मी बेस्ट सोर्स फॉर एथिक्स एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर। यार एथिक्स के लिए आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्मृति शाह मैम और विजन IAS के नोट से। उसके अलावा लेक्सिकन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो एक सुब्बा राव करके बुक आती है, उसमें से आप कुछ केस स्टडीज़ का कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। अदरवाइज़ एथिक्स के लिए मेरे ख्याल से केस स्टडीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं टॉप सिलेबस में से उनके मीनिंग देख लीजिए, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी या फिर करप्शन, इन सब के मीनिंग देख लीजिए और इनके
एग्जाम्पल्स ढूंढ लीजिए। और थर्ड कि केस स्टडीज़ के जो हैं सोल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें आप ना बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें 14-15 एथिकल इश्यूज़ लिख दिए थे। तो उससे उससे क्या हुआ था कि जब भी मेरे पास एथिकल इश्यूज़ लिखने मेंशन करने को आते थे, तो मैं वहीं से कीवर्ड सोचती थी कि मैंने 14-15 क्या लिखे हैं और यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, तो मैं ऐसे करके कर लेती थी। हाउ टू वैल्यू एड मीन्स, अच्छा उसके लिए मैंने बोला कि अगर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम ये जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है कि अगर आपको एनरिच करना है अपना आंसर, तो मेक श्योर यू ऐड कमिटीज़ नेम, ऐड डेटा टू बैक योर पॉइंट, जो भी आप बोल रहे हैं कि अगर विमेन पार्टिसिपेशन कम है तो कितना है, और वो किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने बोला है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इतना डेटा है। उसके अलावा अगर पॉलिटी में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या फिर पर्टिकुलर केसेस जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट्स और उसमें क्या क्या बोला गया है, ये सब कमेटी के नेम्स मैंने बोल दिए। कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो कीवर्ड्स को यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक बना रहे हैं तो उसके अंदर एक सब टॉपिक बना लीजिए। अगेन आई एम सेइंग कि जैसे अगर कोई है कि इंडियन ओशन के बारे में पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं ना, डू यूज़ देम इन योर आंसर्स, ये आपके उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मेंस के लिए प्रीवाईक्यूज़ को प्रिपेयर काम चल जाएगा क्या, को प्रिपेयर करके? मेंस के लिए अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको करंट ट्रेंड से भी, मतलब करंट अफेयर्स की भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मॉक्स देते हैं वो अच्छे से हेल्प करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे पीवाईक्यू अपने डेली के लिए यूज़ कीजिए, जैसे डेली पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और जैसे जैसे जो कोचिंग वालों के मॉक्स आते हैं ना, तो आप उनको फिर मॉक्स उठा के, उससे आपको क्या रहेगा कि कभी कभी सिमिलर कोचिंग वाले जो होते हैं ना वो भी रियल यूपीएससी एग्जाम में आ जाते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग रहेगा। कोचिंग वाले मॉक्स से ये रहेगा कि जो भी आजकल ट्रेंड में है वो आपको पता रहेगा एटलीस्ट, कि लेट्स से आजकल ये जैसे ब्रिक्स आजकल अगर न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड आपको पता रहेगा। पीवाईक्यू से आप उसका पैटर्न जान सकते हैं कि यूपीएससी का कि वो किस किस डायमेंशन में पूछ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स पूछ रहा है, कि वे फॉरवर्ड पूछ रहा है, या फिर क्या, तो वे फॉरवर्ड तो आपको सबके लिए करना है क्योंकि कंक्लूजन आपको देना ही है, तो वे फॉरवर्ड के साथ ही अगर आप मिक्स कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फील्स लाइक स्टडी, ये सबके साथ होता है। प्लीज़ इसको एक बहुत बड़ा इशू मत मानिए। ये अगर आपसे आंसर राइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो जब मैंने लिखा था ना, मैंने बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ लिखी थी। उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैंने अच्छा आंसर लिख दिया शायद, लेकिन आज जाके जब मैं अपना वो आंसर पढ़ती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये क्या लिखा है मैंने उस टाइम का। देखो, आप किसी के भी साथ चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन यू कांट चीट ऑन योर सेल्फ, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। कितना गंदा आंसर है, सब आपको यही बोलेंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि आप पढ़िए उसको और लिखिए, कितना भी गंदा है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उस टॉपिक में, तो एक बार उस टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन जब मॉक्स देते हैं वो टाइम के अंडर वाला, अगर आप 3 आवर्स में लिख रहे हैं तो उस टाइम पे अपने आंसर्स मत देखिए। उस टाइम पे जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दीजिए, समथिंग रेलिवेंट टू इट, जो भी आता है आपके दिमाग में, कुछ भी पढ़ा है तो वो लिख दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप डेली वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है तो एक बार स्टडी कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर लिख लीजिए। और अपने आंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत गंदा लिखा है या फिर दोस्तों को दिखाने में शर्म आ रही है, तो ऐसा नहीं करना है। दोस्तों से ज़रूर एनालाइज़ करवाएं, या फिर किसी भी कोचिंग वालों से अगर आपने हेल्प ली है तो उनसे एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मॉक के लिए, तो दैट यू कैन डू। बेस्ट बुक्स फॉर एथिक्स, आई थिंक आई हैव टोल्ड इट अगेन कि लेक्सिकन, और मैंने विजन आईएएस के नोट्स करे थे। व्हाट इज़ दिस मैम रिलेशनशिप विद यूपीएससी? डिडंट गेट योर क्वेश्चन एग्जैक्टली। प्रीलिम्स को कैसे निकाले, 2 बार फेल हुआ? इट्स ओके, आई विल टेल यू अ स्टोरी। मेरी मतलब वन ऑफ द पर्सन्स आई नो, उनके 4 साल में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ और 5th अटेम्प्ट में शी गॉट रैंक 26। तो आप उन लोगों की डेडिकेशन देखिए। आपको ना आप अपने अंदर क्लियर होना चाहिए कि वेदर यू कैन डू इट और नॉट। सपोज़ कि अगर उन्होंने 4थे अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया होता तो 5th अटेम्प्ट में वो 26 रैंक नहीं ला पाती। तो ये इस चीज़ से बिल्कुल नहीं सोचना है। अब देखो, मैं इंटरव्यू देके आई थी, उसके बाद भी मैं प्रीलिम्स में फ़ेल हो गई, तो ये भी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है कि यू कैन डू इट, प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस करते करते इस अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर निकलेगा। ओनली इफ़ यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। आपको अपने मॉक्स अच्छे से अटेम्प्ट्स करने हैं, उनके साथ ऑनेस्ट रहना है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऑप्शनल वाज माई जोग्राफी। मैं हॉबी मेहंदी लगाना है तो क्या डेफ में डाल सकती हूँ, और इस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मेहंदी लगाना अगर आपका
हॉबी है तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन इट इन योर डेफ, क्योंकि ऐसे डिफरेंट हॉबीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो उसमें आपको ना आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि मेहंदी है तो मेहंदी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और अगर मेहंदी का जैसे पौधा है, आप खुद से सोचने पड़ेंगे क्वेश्चंस क्या हैं कि वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। उसके कुछ पॉजिटिव्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं। अगर जैसा आप आजकल बोल सकते हैं, आजकल कुछ केमिकल वाली मेहंदी भी आती हैं, तो उनसे स्किन पे क्या होते हैं, क्या हेल्थ डिजीज़ हो सकते हैं, तो इस टाइप का सोचिए। आप हॉबी आपकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। देन मैम बिटवीन आर एस शर्मा एंड बिपिन चंद्रा तमिलनाडु बोर्ड विच इज़ गुड। आर एस शर्मा मैंने पढ़ी ही नहीं है एग्जैक्टली, बट बिपिन चंद्रा और तमिलनाडु बोर्ड मैंने पढ़ी है। आई वुड से कि अगर इफ़ आस्क्ड माय पर्सनल ओपिनियन आई वुड गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड, क्योंकि मुझे वो बुक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लगी। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी आई हैव हर्ड। थैंक यू सो मच। व्हाट वाज अच्छा अटेम्प्ट, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड I appeared in interview in 2020 and then I appeared again in 2021, but उस time पे prelims clear नहीं हुआ, and then 2023 third attempt था। Optional I have told geography। How should we prepare for state PCS with UPSC? I think अगर आपको state PCS का करना है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप शायद कुछ लोग करते हैं साइड बाय साइड करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप यूपीएससी के लिए पढ़ लिए और उसमें ना आपका स्टेट आधा कवर हो ही जाता है। अगर आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर मैं देखूँ, मैंने यूपीपीएससी का देखा था, उसका और यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है, तो आप कहीं ना कहीं तो वो हेल्प कर देता है। और सेकंड, आप फिर क्या कर सकते हैं, जब आपके स्टेट के एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप पर्टिकुलर जो स्टेट का है, उस स्टेट के जो जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके नाम याद कर लीजिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद कर लीजिए। अगर जोग्राफी है तो आपके पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन सी वेटलैंड्स हैं, कौन कौन सी इफ़ आई एम ऑडिबल, सो आई से कि ठीक है। तो हाँ, आई वाज सेइंग अबाउट द स्टेट वाला, तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। सो आई थिंक इट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड डाउट्स यू हैव, please DM me on Instagram or I'll share. Ma'am, your marks in first and second prelims. When I cleared in first, I think my marks were 90 and this time I have scored 92 only. So it's not that issue. मतलब आपको just above the cut off रहना है ताकि it's okay. चलिए, I think I'll have to call it a day now, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई एम सॉरी जिनके भी क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हो पाए, बट आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। सो बाय बाय एवरीवन। आई डोंट हैव एनी टेलीग्राम चैनल। गुड नाइट एवरीवन। ओके, बाय बाय।